सबको मेरा सप्रम जय भीम। आज के सत्र में सब जुड़े हुए जो विद्यार्थी है उसको उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हमने जो भी रूल्स देखे, जो स्वर से मतलब संस्कृत से पाली में आने के बाद में उसमें क्या बदलाव आता है या क्या चेंजेस हो जाते हैं, तो ये हमने देखा। तो उसमें कुछ हाँ, तो हमने पिछले टाइम जो भी सीखा, स्वर परिवर्तन का के नियम पढ़े हमने, सीखे, और दूसरा व्यंजन परिवर्तन के नियम हमने पढ़े, सीखे। आता या ठिकाणी हा जो त्य जोडाक्षर जे दिलेले आहेत, यहाँ पे जो जोडाक्षर यहाँ पे दिए हुए हैं, त्य, भ्य, द्य, ध्य, तो ये शब्दारंभ, शब्द के आरंभ में अगर त्य है तो उसका च हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, त्याग का उदाहरण दिया है। तो ये त्याग जो शब्द है, तो उसके एक मिनट, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, ये मराठी टाइपिंग क्यों नहीं आ रहा है? गूगल इनपुट, इनपुट मेथड, प्रेस 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 की नहीं आ रहा है। ओके, तो ये जो त्य है, तो ये शब्द के आरंभ में, ये शब्द के आरंभ में यहाँ पे आ गया है। देखो, देखिए यहाँ पे त्याग शब्द लिखा है, त्याग शब्द। अभी ये त्याग शब्द जो है, ये संस्कृत में है या मराठी में है या हिंदी में होगा, तो उस शब्द का क्या होता है? चाग होता है। तो ये चाग कैसा हुआ? जो ये जो त्य जो है, मतलब यहाँ का त्याग शब्द में का त्य हमने लिया, तो उसको रिप्लेस किया किससे? च शब्द से रिप्लेस किया। तो वो क्या हो गया? चाग हो गया। मतलब त्य को एक मात्रा है, मतलब दीर्घ है, तो इसलिए उन सिर्फ च नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो त्या है ना, तो उसका च का भी चा हो जाएगा, मतलब उसको स्वर लग जाएगा। तो ये त्य को निकाल कर यहाँ पे च को हमको रिप्लेस करना है और उसको जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है, तो वो चा हो जाता है, चा। और ग जैसा है वैसा ही, चा ग।
ओके। और ये जो भ्य है, अभी भ्य का जो यहाँ पे उदाहरण जो है वो दिया ही नहीं है, भ्य। तो ये भ्य का उदाहरण दिया है नहीं, मतलब ये नहीं हम समझ सकते। द्य का उदाहरण दिया है, द्य, हो सर। द्य का, हाँ, सर यस, पण जो च चा आपण त्याचा त्योचा च केला, पण त हाँ, वर्गातील त आहे, त वर्गातील त आहे, मग च हाँ, वर्गातील च घ्यायचा का? म्हणजे असं इथे चेंज असं पहिला पहिला शब्द लावायचा. इथे दिलेलं आहे ना, त्यच्या अच्छा अच्छा ऐवजी च घ्यायचा, भ्यच्या घ्यायचा. ऐवजी अच्छा छ घ्यायचा, अच्छा ध्यच्या अच्छा ऐवजी ज घ्यायचा, ध्य जर असेल तर झ घ्यायचा. अच्छा अच्छा. ओके, हे हो असं अनुक्रमाने हे दिलेलं आहे. हो इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इट हैज बीन गिवन, मतलब ये दिया हुआ है। त्य हो का ज हो जाता है, भ्य का च हो जाता है, द्य का ज हो जाता है और ध्य का झ होता है। ये सीक्वेंस अनुक्रमाने अनुक्रम से दिया हुआ है, वो चेंज करना है जो शब्द। तो यहाँ के जो भ्य और द्य का उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया है, तो आखिरी ज का उदाहरण दिया है, मतलब ध्य। अगर शब्द में अगर ध्य आ जाए, शब्द आरंभ में, यहाँ पे चौथा जो एग्जाम्पल दिया है ध्य, तो ये ध्य के बदले यहाँ पे क्या लिखना है, झा लिखना, अब झ लिखना है। तो ये ध्या है, इसलिए ये भी झा हो जाएगा। तो ये झान हो गया, ध्यान का झान हो गया। और अगर ये शब्द में, मतलब आरंभ के बाद बीच में, शब्द के बीच में अगर ये त्य आ जाए तो उसका क्या होता है, डबल च हो जाता है। ये भ्य अगर आए तो उसके बदले में हम छ लिखते हैं। यह द्य आ जाए तो उसके बदले में हम डबल ज लिखते हैं, और ध्य आ जाए तो उसके बदले में हम झ लिखते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, नृत्य का उदाहरण दिया है। तो ये जो नृत्य लिखा हुआ है, तो एक हमने ऐसा भी नियम देखा कि ये जो न के नीचे ऐसा जो गोलाकार लिखा हुआ है, उसको रू बोलते हैं। तो पाली में रू नहीं होता, तो उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो सिर्फ ये न रह गया। ये क्या हो गया, सिर्फ न रह गया। तो फिर ये न जैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया। लेकिन त्य जो आया है, यहाँ पे देखिए, ये त्य जो आया है, तो ये त्य को निकाल के, अभी ये त्य कहाँ पे है, शब्द के आरंभ में है क्या, नहीं है, ये शब्द के बीच में, लास्ट में है। तो ये त्य के बदले में हम क्या लिखेंगे, डबल च लिखेंगे। तो ये रू का रू निकल गया, न बाकी रह गया, और ये त्य का हमने डबल च यहाँ पे लगा दिया, तो नच्च हो गया। तो ऐसे नृत्य शब्द अगर संस्कृत में या हिंदी में आए, तो अगर वो पाली में हमें करना है तो नृत्य को नच्च ऐसा लिखना है। मतलब नच्च का मतलब होता है नृत्य होता है, चाक का मतलब होता है त्याग होता है। ऐसे उल्टे तरीके से हम मीनिंग भी हम समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे द्य लिखा है, द्य, ओके, ये द्य थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे है। तो ये द्य भी शब्द के आरंभ में नहीं है, ये बीच में है, मतलब आखिरी है। तो ये द्य जो है, इसको हमें रिप्लेस करना है, जो कि वो थर्ड नंबर पे है। तो इसका थर्ड नंबर क्या है, डबल ज है। हाँ, तो ये डबल ज, ये द्य के बदले में, ये द्य की जगह हमें वो डबल ज लिखना है। मतलब मध्य के बजाय पाली में क्या हो जाएगा, मज्ज हो जाएगा। समझ गए, हो सर मध्य का, ठीक. हाँ, मध्य। और ये तथ्य जो है, तथ्य जो है, तो ये तथ्य का यहाँ पे कोई उदाहरण दिया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्य जो है, तो ये थ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छ यहाँ पे दिया है उसके बदले में। हाँ, भ्य, ये कोई तो भी गलत हो गया यहाँ पे शब्द, यहाँ पे थ चाहिए, थ और थ। तो थ अगर हो गया तो
यहाँ पे तो वैसा ही आ गया, और ये थ जो है ये निकाल दिया हमने, तो उसके बदले में क्या लिखा, छ लिखा, छ मतलब च का छ लिखा। ये सेकंड नंबर पे है, तो ये भी सेकंड नंबर का ही हमें लेना है। तो ये भ्य का मुझे डाउट है, ये सही है या गलत है, अभी जिसने किताब लिखा है उनको मालूम, लेकिन वो नियम के अनुसार यहाँ पे कुछ टैली नहीं हो रहा है। ओके, अभी वैसे ही स्त थ ष्ट का भी हमको देखना है। वैसे ही हमको स्त स्ट ठ का भी देखना है। ये यहाँ पे भी ट ठ जो है कुछ तो भी गलत है, तो वो भी हम देखेंगे दूसरे इसमें। तो स्तु का यहाँ पे बराबर है स्तु, स्त, यहाँ पे स्तु आ गया शब्द आरंभ में, शब्द के पहले। तो ये स्त जो है, तो उसके बदले में हमें थ लेना है। अगर यहाँ पे थ लिख दिया हमने, थ लिख दिया, तो फिर थ को ये ऊ भी है ना, यहाँ पे ऊ है, तो ये थ को ऊ लगा दिया, उकार लगा दिया, तो वो हो गया थू। और ती जैसा है वैसा ही लिखना है, मतलब स्तुति का मतलब क्या हो गया, स्तुति। ओके, और ये स्थान का भी ठीक है, यहाँ पे थ लिखा है तो ये बराबर है स्थान का। ये स्थान का थ जो है ये यहाँ पे है, उसको हमने अगर निकाल दिया तो उसके जगह पे हमें ठ लेना है। अभी ये स्थान है, तो इसलिए इसको भी हमने ठान बना लिया। तो ऐसे इसको आपको जरा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, देखना है। कोई कोई शब्द जो है यहाँ पे ठीक तरह से दिए नहीं है, तो यहाँ पे छ दिया है, स दिया है, ये देखिए, ये श्व, स और स, ये तीनों दिया है, लेकिन ये सब क्या है, शब्द में दिए हैं, मतलब शब्द के अंदर। आरंभ में ये नहीं आते, आरंभ में नहीं आते, ये बीच में आते हैं। तो आश्चर्य का आश्चर्य हो गया, मतलब ये जो यहाँ पे छ है, उसको निकालकर हमने क्या लिखा, छ लिखा, छ आधा और छ पूरा, तो वो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो यहाँ पे ये जो रफार जो है, मतलब ऊपर का जो है, तो उसका क्या होता है, हमने वो नियम देखा, तो उसका रिय हो जाता है, मतलब छ का छ हो गया या रफार का रिय हो गया। लेकिन ये होते वक्त ये जो है दीर्घ, उसका क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। ये तो ये नियम के अनुसार जो भी होता है, ये नियम के अनुसार होता है। तो ये आश्चर्य शब्द का पाली में क्या होगा, आश्चर्य। और अप्सरा का भी वैसे ही है, ये अप स जो है वो हमने निकाल डाला और वहां पे छ लगा दिया, तो वो क्या हो गया, अक्षरा। तो ऐसे हमको थोड़ा आप घर पे स्टडी करो ये देखकर, जैसे ये चार्ट को लेकर, इसका आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कहते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो आप लिख सकते हो। ओके, तो हम अभी किसी को कोई डाउट है, मैडम अभी हो गया, आपको समझ में आ गया? हो सर, हाँ, हो सर, हो सर, ओके, थैंक यू, समझ में सर, हाँ धन्यवाद। हाँ। और एक साथी ने पूछा था प्रज्ञा शब्द, तो वो कैसे आ गया, तो वो निगहित तो नहीं है, लेकिन ये जो न्या जो है, मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, न्या है, तो न्य है, तो उसके बदले में शब्द के अंदर, मतलब दूसरे नंबर पे या उसके आगे लास्ट नंबर में अगर ये न्य आ गया, तो उसके बदले में न्य हो जाता है। ये प्रज्ञा का यहाँ पे उदाहरण है, तो ये न्या का क्या हो गया, पन्या हो गया। तो ये निगहित नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, जोड़ाक्षर के प्रकरण में ये आता है। अरण्य का अरण्य हो गया, ये देखिए, ये 2 नंबर का जो है अन्य, ये अरण्य, न्य का निकाल दिया, न्य हो गया, तो अरण्य हो गया। और उष्ण का श्न अगर आ जाए तो उसका न होता है, उष्ण
का उन्न हो जाता है। ऐसे ही गणना जो है शब्द हो गए, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो ये आपको एक ही बार पढ़ने से नहीं ध्यान में रहेगा, या एक ही बार हम देखेंगे और बस बाकी टाइम इसको पढ़ेंगे नहीं या याद नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो पाली में जो नियम जो है बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही ध्यान देके हमको वो पढ़ना है और सीखना है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको सेंटेंस सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि जो सेंटेंस हम कर्ता और क्रियापद के टाइप का होता है। मतलब लैंग्वेज में दो टाइप के ये होते हैं, सेंटेंस होते हैं। एक पहला टाइप जो है कर्ता और क्रियापद, और दूसरा टाइप जो है कर्ता कर्म और क्रियापद। मतलब जो कर्ता जो होता है, बाकी बीच में कर्म होता है और बाद में क्रियापद होता है, तो ये दूसरे टाइप का है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और पहले हम कर्ता और क्रियापद, वैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। जैसे ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, उसमें कर्ता और सिर्फ क्रियापद है। मतलब ऐसा नहीं है। अभी अगर मैंने कहा कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो ये दूसरा टाइम। मतलब शकुना आकाशे उड्डयन्ति, मतलब यहाँ पे कर्ता है, कर्म है और क्रियापद है। तो ये टाइप का सेंटेंस हम बाद में सीखेंगे। पहले हम सिर्फ कर्ता और क्रियापद का टाइप का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ। किसी को कुछ रेज हैंड, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर नाही, प्रॉब्लेम नाही सर, पण हेच हा न्य पर्यंतच आहे का हा चार्ट? न्य 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 हो हो पर्यंत हो म्हणजे हो हो आहे ना? ठीक, हो। स्क्रीनशॉट ठीक. हाँ, स्क्रीनशॉट करून घ्या। दोन भागामध्ये केलं तरी चालेल। सर जसं मराठीमध्ये कर्ता प्लस क्रियापद आणि सेकंड जो आहे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद, आणि पालीमध्ये म्हणजे कर्मला कर्म म्हणतात काय? पालीमध्ये कर्मला कर्म म्हणतात। आता जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये व्यंजन परिवर्तन नियम में जो रफार होता है, तो वो जिस जिस शब्द पे वो रफा, जिस अक्षर पे वो रफार होता है, उसका क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। कर्म का कम हो जाता है, धम्म का धर्म का धम्म हो जाता है। तो पाली में कम हम कहते हैं। ओके, अभी हम पहले क्रियापद सीखेंगे।
तो पाली भाषा में 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3। पहला काल जो है वो है वर्तमान काल, उसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? वर्तमान काल। मराठी में वर्तमान काल कहते हैं, और पाली में वर्तमान, और दूसरा शब्द भी है, उसको पचुपन्न भी कहते हैं। पचुपन्न मतलब प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में हम कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस, उसे हम पचुपन्न या वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो काल है, टेंस है, वो है अतीत काल, मतलब पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। ओके। और तीसरा जो काल है उसे हम फ्यूचर टेंस, मतलब पाली में हम उसे अनागत काल कहते हैं। ओके, अनागत काल। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं जो दिखा रहा हूँ। हेलो। जी जी। हाँ हाँ, ये यहाँ पे मैंने वर्तमान काल का एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो काल का मतलब क्या होता है? जिस समय कर्ता कुछ काम करता रहे या काम करता है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, मतलब या काल कहते हैं। जिस समय कर्ता क्रिया करता रहता है उसे हम काल कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट में अभी क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ये यहाँ पे लिखा है वर्तमान काल प्रत्यय। तो यहाँ पे मैंने वर्तमान काल के जो प्रत्यय है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ती, सी, मी, म, और ते, तानी, तुमे, ओ सॉरी, अंति, थ और म। ये मैं आपको दिखा रहा था। तो ये जो काल है वर्तमान काल, तो उसके प्रत्यय जो है ती, सी, मी, अंति, थ और म। तो ये एक वचन के प्रत्यय है ती, सी, मी, और बहुवचन के जो है अंति, थ, म। तो ये जो है, तो हम इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अगर काल को सीखना है तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? ये क्रियापद समझने का ये फाउंडेशन है, मतलब ये बेसिक है, फंडामेंटल है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे नहीं जा सकते। तो कृपा करके बहुत ध्यान देकर ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये प्रथम पुरुष जो है इसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, लेकिन पाली में प्रथम पुरुष कहते हैं। तो ये जो है प्रथम पुरुष जो है, तो यह इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब कोई किसी के बारे में, जिसके बारे में हमें कुछ कहना है, वो व्यक्ति अगर मेरे सामने नहीं है या मुझे नहीं दिख रहा है, वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, उस व्यक्ति के बारे में अगर मुझे कुछ कहना है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं, मतलब थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब वो मेरे आंखों के सामने नहीं है, वो कहीं और दूसरे जगह पे है, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, मतलब प्रथम पुरुष हो गया। तो ये अंग्रेजी का थर्ड पर्सन मैं कह रहा हूँ और पाली का प्रथम पुरुष मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि ये जो पाली में का जो सीक्वेंस जो है, ये प्रथम, द्वितीय और उत्तम, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये इंटरनेशनली ये अप्रूव्ड सीक्वेंस है। तो हम उसी के
जैसे ही सीखेंगे या पढ़ेंगे, अगर किसी का जो क्रम जो है, किसी का उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, फिर बाद में प्रथम पुरुष है, तो उनका कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन वो पहले पढ़ाया हुआ जो है वो थोड़ा आप साइड में रखकर मैं जो अभी बता रहा हूँ तो वही सीक्वेंस आप ध्यान में रखिए। तो ये प्रथम पुरुष जो है तो वो उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। मतलब जो आदमी मेरे सामने नहीं है, तो वो जो मेरे सामने नहीं है उसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना है, बोलना है, तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है कर्ता प्लस क्रियापद का। उदाहरण जो है सो पश्यति, मतलब वो देखता है। सो पश्यति मतलब वो देखता है। अभी अगर मैं कहता हूं वो देखता है, तो वो मेरे सामने नहीं है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता। तो ऐसी व्यक्ति जो है वो मेरे सामने नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, थर्ड पर्सन है। इसका मतलब कि वो क्या है, प्रथम पुरुष है। इसका मतलब क्या होता है, प्रथम पुरुष। तो वो के लिए पाली में क्या होता है, सो होता है। तो सो पश्यति मतलब पश्य मीन्स देखना, और उसको ये ती जो लग गया है प्रत्यय, ये तो वर्तमान काल का, पचुपन्न काल का ये ती प्रत्यय लग गया है। मतलब सो पश्यति, पश्य का मतलब है देखना, और सो का मतलब है ओ, मतलब वो देखता है। ऐसा इसका ट्रांसलेशन किया, और मराठी में उसका ट्रांसलेशन हो जाता है तो पहातो। ओके, और ये सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये एक वचन में है, सिंगुलर है। लेकिन वही अगर सेंटेंस हम प्लूरल में कर दे, मतलब बहुवचन में कर दे, तो सो की जगह पे हमें ते करना है। मतलब यहाँ पे जो देखने जाने वाले जो है ये एक नहीं, यहाँ पे दो से एक से ज्यादा है, इसलिए वो ते हो गया। तो पाली में भी ते कहते हैं और हम मराठी में भी ते कहते हैं, लेकिन हिंदी में वे कहते हैं। वे वे लोग वो जाते हैं, मतलब ऐसा। तो ये ते का पाली में ते गच्छन्ति मतलब वो जाते हैं, और ये सो पश्यति मतलब वो देखता है। तो ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ती जो है, ये ती, ये क्या है, पचुपन्न काल का प्रत्यय है। ये ती यहाँ पे क्या है, ये भी पचुपन्न काल का प्रत्यय है, लेकिन ये सिंगुलर में है, मतलब एक वचन में है। और ये जो नीचे दिया हुआ है अंति, ये बहुवचन में है। और उसी के अनुसार हम उसको, ये जो करता है सो पश्यति मतलब देखने का काम कौन कर रहा है, ये सो कर रहा है। मतलब थर्ड पर्सन जो है, प्रथम पुरुष जो है वो कर रहा है, इसलिए ये सो को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। और ये ते जो है गच्छन्ति मतलब जाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो ये ते कर रहे हैं, मतलब वे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो जो भी हो वो कर्ता हो गया, तो वो जाते हैं। तो ये इसमें हम कर्ता और क्रियापद हम बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये उदाहरण दिया है तो ये मैंने समझा है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है, तो उसी के अनुसार हम काल के प्रत्यय लगाएंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आगे सिखाऊंगा। तो ये प्रथम पुरुष जो है तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जो कि हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में हमें कहना है, तो वो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है, वो ठीक है, वो तो ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन क्या होता है कि मेरे सामने जो कोई बैठा है, सामने खड़ा है, वो मुझे दिख रहा है, मैं उसको टच कर सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ। और अगर उसके बारे में मुझे कुछ कहना है, तो वो जो सामने वाला है वो मध्यम पुरुष होता है।
उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, मतलब सेकंड पर्सन। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। तो ये मध्यम पुरुष जो है, तो उसके लिए अगर उसको हमें कहना है, तो उसके लिए ये जो त्वंग जो है, ये सब सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो मैं बात को बाद में आपको बताऊंगा। ये कर्ता के रूप में हम उसको हम अध्ययन कर रहे हैं उसका। तो ये त्वंग का मतलब होता है तू, मत होता है मतलब तुम। हिंदी में क्या होता है, तुम, और मराठी में होता है तू। तो ये जो हम जब कहते हैं कि तू सोता है, तो जब कोई आदमी उस सामने वाले आदमी को कहता है कि तू सोता है, तो वो बहुत ही उसके नजदीक रहता है, उसको वो देख सकता है, जो सोने वाला आदमी है उसको टच कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे वाले आदमी या व्यक्ति के बारे में अगर बोलेंगे, तो आगे वाला, सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और तू का जो मराठी या हिंदी में होता है, उसको पाली में हम क्या कहते हैं, त्वंग कहते हैं, त्वंग। ओके। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कोई व्यक्ति हो, तो वो प्लूरल में, मतलब बहुवचन में वो चला जाता है। तो आप लोग या तुम, जो हिंदी में होता है, तो उसको पाली में तुम्मे कहते हैं। और हिंदी में भी तुम्मे कहते हैं, शायद प्लूरल में तुम्मे। तो ये तुम्मे का मतलब क्या होता है, तुम या तुम्मी मराठी में। ये तुम्ही पहरत, पहरत का मतलब होता है मारना, मतलब मारने। तो तुम्ही मारतात, असं या ऐसा ये आप मारते हो। मतलब आगे के जो व्यक्ति है, उससे हम कहते हैं देखते हो, आदमी जो है हमारे सामने है। तो ये त्वंग और तुम्हें, इससे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बारे में हमें कहना है, तो हमको त्वंग, त्वंग और तुम्हें, त्वंग एक वचन में कहना है और तुम्हें बहुवचन में कहना है। ये बात बड़ी ध्यान से आप मन में रखिए। ओके। और तीसरा जो होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। अभी हमने देखा कि जो हमारे सामने जो व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में हमने बोला कि सोपस्थिति, मतलब वो देखता है। और उसके बाद में हम थोड़ा नजदीक आए, हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसको टच कर सकते हैं, उसे हमने मध्यम पुरुष कहा, मतलब सेकंड पर्सन। तो और हमने उसे हम उसे क्या कहते हैं कि त्वंग, त्वंग पश्च, पश्ची, मतलब आप देखते हो। और अन्य बहुवचन में हम क्या कहते हैं, तुम्हें पहरथ, मतलब आप लोग मारते हो, ऐसा उसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अभी मैं खुद जब कुछ क्रिया करता हूँ उत्तम पुरुष में, तो उसके उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। मैं खुद करता हूँ अभी, मतलब करता हूँ मतलब क्रिया करता हूँ, तो उसे मुझे क्या करना चाहिए, उत्तम पुरुष। तो अगर मैं किसी को वंदन करता हूं, तो मैं क्या क्या कहूंगा, अहं वंदामि। मतलब अहं जो शब्द पाली में है, उसका मराठी में या हिंदी में क्या होता है, मी मराठी में होता है, और मैं हिंदी में हो जाता है। मतलब मैं वंदन करता हूं, या मराठी में मी वंदन करतो। और पाली में अगर हम देखें, तो उसका हम कैसा सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, अहं वंदामि। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्या दिखा है, अहं लिखा है, अहं। ओके। ये सिंगुलर में है।
और मयंक क्या है, प्लूरल में है। मयंक का मतलब होता है अम्मी मराठी में, और हिंदी में हम। अगर हम कहें कि हम वंदन करते हैं तो हमें पाली में क्या बोलना पड़ेगा, मयंक वंदाम, मयंक वंदाम। अभी हम उसका चार्ट देखेंगे और ये जो है काल जो है वो भी देखेंगे, तो उसमें हमको आपको बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में पाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा उत्तम पुरुष देखा, मध्यम पुरुष देखा, पटम पुरुष देखा, लेकिन उसका सीक्वेंस कहने के वक्त आपने ऐसा ही कहना है, प्रथम पुरुष कहना है, मध्यम पुरुष करना है और उत्तम पुरुष करना है। तो ये प्रथम पुरुष का मतलब हो गया वो थर्ड पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में अगर कुछ कहना है तो हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन में कहेंगे, मतलब सिंगुलर में उसे हम सो कहेंगे और प्लूरल में हम उसे ते कहेंगे पाली में। ओके। मध्यम पुरुष अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सिंगुलर में उसे क्या कहेंगे, मतलब एक वचन में तुम कहेंगे। हाँ, तुम कहेंगे मतलब तू कहेगा, तू कहेंगे। और मराठी में तो तू ही कहते हैं हम। तो त्वं पश्यसि, इसका मतलब तू देखता है, तू देखता है हिंदी में। और मराठी में क्या कहेंगे कि तू बघतो। और प्लूरल में अगर बहुवचन में हम देखेंगे तो ये त्वं का तुम में हो जाता है, मतलब क्रिया करने वाला अनेक वचन में चला जाता है, बहुवचन में चला जाता है। तो ये प्लूरल में या बहुवचन में उसे क्या कहते हैं, तुम में कहते हैं। तुम में पहरथ, मतलब आप लोग मारते हो, मतलब यहाँ पे एक नहीं अनेक लोग हैं और वो आपके सामने है, आप उसे देख रहे हैं, इसलिए उसे मध्यम पुरुष कहा है। और लास्ट में उत्तम पुरुष का जो एग्जाम्पल है, तो हम जब खुद क्रिया करते हैं, वो क्रिया दर्शाने के लिए जो भी कर्ता के लिए हम जो भी सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस सर्वनाम जो भी यूज करते हैं, उसका वो क्या है, अहं मतलब मैं, और मी, अहं का मतलब होता है मैं। और एक से ज्यादा अगर ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, मया। तो इसी तरह से ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो कर्ता जो है, हमने पहले क्या लिया है, सर्वनाम, मतलब कर्ता के रूप में हम क्या करते हैं, सर्वनाम को यूज करने वाले हैं। कोई किसी का ऐसा प्रॉपर नाम नहीं लेंगे, सिर्फ जो प्रोनाउन है ये कर्ता करके हमें यहाँ पे यूज करना है। सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब कर्ता के रूप में हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम है प्लूरल में और सिंगुलर में वो लेंगे, मध्यम पुरुष का जो है सिंगुलर में या प्लूरल में त्वं तुम्हें वो लेंगे, नहीं तो सबसे लास्ट उत्तम पुरुष जो है वो लेंगे, मतलब अहं और मयं। ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, मतलब ये खुद क्रिया करने वाले हैं। ये सर्वनाम के रूप में उनके फॉर्म में हमने ये पढ़ा है। तो जो कर्ता जो होता है, हम अभी ये देखिए यहाँ पे हम आ गए वर्तमान काल। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सो या सा। ओके, तो सो का मतलब वो जो होता है वो जो हमारे सामने नहीं है। और उसी तरह ये एक वचन में है, और उसी तरह अगर वो अनेक वचन में चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ते। ये तानी हम निकाल देंगे। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, ते, मतलब
हिंदी में क्या कहते हैं, वे या ओ, ऐसा इसे कहते हैं। तो सो और ते, एक वचन में और बहुवचन में ते। वैसे ही मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो क्या है, त्वं। ओके, और बहुवचन में क्या है, तुम है। ओके, ये सॉरी तुम में है। और उत्तम पुरुष में क्या है, अहं और मयम। ये जो है ये क्या है, कर्ता है, सर्वनाम के रूप में ये कर्ता है। तो ये जो अभी मैंने पढ़ाया ये आप ध्यान में रखिए। हम अभी शिफ्ट होंगे, काल की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब वर्तमान काल जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल अगर पढ़ने के बाद हम जो भी धातु लेंगे उसको ये काल के प्रत्यय लगाएंगे और कर्ता को मिलाएंगे, और कर्ता और क्रियापद का हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। इसी तरह हम आगे जाएंगे। ओके, अभी कर्ता जो काल जो है, तो पहले हम क्या सीखेंगे, वर्तमान काल। तो ये जो है ती सी म, ये ती सी मी, तो ये जो है ये एक वचन में वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। और बहुवचन में क्या होता है, अंति, फ और म, ये बहुवचन में प्रत्यय होते हैं। तो मैंने कैसा पढ़ा, ती सी मी ऐसा पढ़ा। तो ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इससे भी ज्यादा सीधा पैटर्न जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो ती अंति मतलब एक वचन और बहुवचन, ऐसा इसको ध्यान में रखना है। ती अंति सी थ मी म, ऐसा इसको ध्यान में रखना है। मतलब ये ती अंति, ओके, ये अंति ऐसा नहीं लिखते पाली में। यहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ये अंत्य आ गया। फिर बाद में सी है, तो हम ये सी को यहाँ पे रख देंगे, मतलब आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। ये सी जो है इसको यहाँ पे रख दिया, सी। और प्लूरल में क्या है, थ है, तो ये थ को हमने यहाँ से निकाल कर यहाँ रख दिया। ये थ यहाँ पे रख दिया। और लास्ट जो है उत्तम पुरुष, तो उसका प्रत्यय जो है ये मी, इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया मी। और ये म, तो इसमें इसी को भी हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख देंगे। ओके, ओके। अभी देखिए ती अंति सी थ मी म, ये वर्तमान काल के प्रत्यय है। हाँ, अभी प्रत्यय किसे कहा जाए, प्रत्यय किसे कहते हैं कि ऐसा शब्द होता है प्रत्यय कि जो धातु की जो क्रिया रहती है उसको हम उसको वो स्पष्ट करते हैं, उसको अर्थ प्राप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, एक शब्द लिखा, धातु लिखा, मतलब यहाँ पे पच ये मैंने लिख दिया। ओके, ये पाली का धातु मैंने यहाँ पे लिख दिया पच। अभी पच का कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। मतलब सेंटेंस में अगर हमने ऐसे ही रख दिया उसको पच, मतलब
बालको ओदनंग पच, ऐसा हमने लिख दिया, तो इससे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब हमें समझ में नहीं आता जब तक हम ये जो ती अंति सी थ मीम यहाँ के जो प्रत्यय है ये इसको नहीं लगाते इसके आगे, तब तक इस पच का सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होगा। तो ये लगाने के बाद ही ये पच को मतलब प्राप्त होगा, मतलब अर्थ प्राप्त होगा। अगर हम इसे ती लगाते हैं ती, तो क्या होता है, पच का मतलब है पकाना, पकाना, और ये ती मैंने यहाँ पे लगा दिया, पच प्लस ती लगा दिया, तो ये क्रियापद क्या बन गया, ये वर्ब बन गया, ये हो गया पचती। मतलब इसका मतलब होता है वर्तमान काल का एक वचन, मतलब पकाता है। ये पच का मतलब होता है पकाना, लेकिन ये ती लगने के बाद ही उसको अर्थ प्राप्त होगा, तो क्या होगा, पकाता है। अभी कौन पकाता है ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, कौन मतलब ये क्रियापद तो हमने तैयार कर लिया, पचती तो तैयार कर लिया। अगर दूसरा, अगर कोई हम धातु ले, धाव, धाव, ये धाव मैंने, ये धाव का मतलब क्या है, दौड़ना। धाव का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन कौन दौड़ता है इसका कोई अभी मतलब नहीं निकल रहा। तो अगर मैंने यहाँ पे ये थ लगा दिया, धाव के आगे अगर मैंने थ लगा दिया, तो क्रियापद बन गया धावथ। ओके, क्रियापद क्या बन गया, धावथ। तो अभी कौन दौड़ रहा है ये हम कर्ता के रूप में बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये काल के क्रियापद कैसे बनते हैं हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, काल के क्रियापद कैसे बनते हैं, ये जो प्रत्यय जो है ये लगाने के बाद किसे लगाते हैं, इसे पच और धाव को, और ये पच और धाव इसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धातु। ये धातु को हम वर्तमान काल के प्रत्यय लगा रहे हैं, ये क्योंकि ये प्रत्यय लगाने के बाद ही धातु को कुछ तो भी अर्थ मिलता है, वो पकड़ता है या समझ में आता है। ओके, अगर हम और उदाहरण के तौर पर लेंगे, सय। सय का मतलब होता है, ये सय धातु जो है, सय का मतलब होता है सोना। सोना मतलब गोल्ड नहीं, मतलब नींद होती है ना, तो वो सोना होता है। तो ये सय जो है इसका कोई वाक्य में कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको मी लगा दे तो ये इसको क्या हो जाएगा, सयामी। ये मी यहाँ का मैंने लगा दिया, यहाँ का सयामी मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्रियापद क्या तैयार हो गया, सयामी हो गया। और इसके आगे अगर मैंने दूसरा कोई धातु लिया, भुंज मतलब खाद लिया, खाद, खाद, ये खाद लिया। ओके, तो ये खाद का मतलब होता है खाना, लेकिन अगर सिर्फ खाना हो गया, लेकिन उसका सेंटेंस में अगर अर्थ उसको प्राप्त करना है, तो हम ये वर्तमान काल का यहाँ पे सी प्रत्यय लगा देंगे, सी प्रत्यय लगाएंगे, तो क्रियापद क्या हो गया, खादसी तैयार हो गया, वर्ब क्या तैयार हो गया, खादसी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी और हम एक उदाहरण लेंगे। हाँ, दूसरा एक धातु लेंगे, आकाशे, पचती, धावती, सयामी, खादसी। पहर लेंगे हम, पहर का मतलब होता है मारना।
ओके, प ह र, ओके, प ह र, ये पहर लिया मतलब मारना हो गया। लेकिन मारते हैं, मारता है, ये ये ऐसा मीनिंग कब उसे मिलेगा, जब तक हम ये प्रत्यय नहीं लगाते। कौन सा भी, ये जो 6 प्रत्यय है इसमें से एक प्रत्यय जब तक हम नहीं लगाते उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो कैसा लगाएंगे, अभी क्या रहा, ये म रह गया, तो ये म हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको हम पहराम कहेंगे। हाँ, ये मी को और ये म यहाँ पे पहराम मतलब मारता है, मतलब मारते हैं, क्योंकि ये प्लूरल में है ना, ये एक वचन में है और ये प्लूरल में है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा रहेगा, अंति रहेगा, ये अंति। तो इसके लिए हम धातु लेते हैं आह र। आहर का मतलब होता है, आहर क्या होते हैं, लाना। आर का मतलब है लाना, लाते हैं मतलब ऐसा, लाना। और ये इसको हम ये अंति लगा देंगे, तो क्या कैसा होगा ये, अंति। आहरंति, एक मिनट, ओके, यहाँ से नहीं आएगा वो, यहाँ से ट्राई करेंगे। ओके, आहा ह, यहाँ पे र लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, आहारंती, ये क्रियापद तैयार हो गए, आहारंती। ओके, आहारंती ये क्या मतलब, लाता है। इसका मतलब आहारंती का मतलब हो गया लाता है। खादसी का मतलब होता है खाता है। धावत का मतलब होता है दौड़ता है। पचती का मतलब क्या हो गया, पकाता है। सयामी का मतलब वो क्या हो गया, सोता है। और पहराम का मतलब होता है मारते हैं। ओके, तो ये क्रिया हो गया। लेकिन अभी हमने पचती ये लिया क्रियापद, तो अगर इसको हम एक प्रश्न पूछेंगे इस क्रियापद में, ये प्रश्न, क्रियापद को प्रश्न पूछना ये पाली में बहुत ही अहम बात है, क्योंकि इससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन पता चलती है व्याकरण की। तो ये जो मैं जैसे पैटर्न बता रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। तो ये पचती को हम क्वेश्चन करेंगे। ये पचती का मतलब होता है पकाता है। तो कौन पकाता है, तो हमको क्या करना है, वहां यहाँ पे उसके आगे लिखना है कौन पकाता है, तो यहाँ पे कर्ता लिखना है। लेकिन अभी कर्ता जो है, हमने क्या लिया है, कर्ता जो लिया है यहाँ पे, ये प्रथम पुरुष हो गया यहाँ पे। हाँ, ये क्या हो गया, ओके एक मिनट, ये ती अंति क्या है, प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में ये ती को कौन सा कर्ता लगेगा, सो कर्ता लगेगा। सो मतलब ये सो। ओके, ये अंति को कौन सा कर्ता लगेगा, ते कर्ता लगेगा। ओके, सी को कौन सा कर्ता लगेगा, ये त्वंग लगेगा, त्वंग। और थ को प्लूरल में तुम्हें, सॉरी, यहीं से मैं कट करके
ये तुमने यहाँ पे इसे लगा दिया। वो हाँ, और मी को अहंग, और म को क्या आएगा, मयंक। ओके, मयंक जो है यहाँ पे। ओके, इसको जरा इधर हटा देंगे। ओके, अभी मैं ये भी जरा थोड़ा इसमें करेक्शन करता हूँ। इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ रख देता हूँ, मतलब वो सीक्वेंसली आपको ध्यान में रहेगा। ओके, इसे कट करता हूँ। ओके, और ये इसे और इसे हम डिलीट कर देंगे। कट, ये पहराम को पचती, आहरंती, खादसी, धावत, मीम, इसे भी हम कट कर देंगे। ओके, ये अभी ठीक तरह से ये क्रियापद का टेबल तैयार हो गया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ती, अंति, सी, थ और मी, म जैसे पढ़ाया था, उसी सीक्वेंस में मैंने अभी ये पूरा जो क्रियापद है उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमें जब टी प्रत्यय होता है तो उसके लिए उसी का जो क्रियापद का कर्ता जो होता है वो सो होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने सो लिख दिया, ये सो लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये वाक्य तैयार हो गया। मतलब ये कर्ता हो गया और ये क्रियापद तैयार हो गया। तो कर्ता हमने कैसे तैयार किया और ये क्रियापद भी कैसा तैयार किया, ये हमने अभी मैंने आपको बताया है। तो सो पचती का मतलब होता है वो पकाता है। ये कर्ता और क्रियापद, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें क्या करना है, कर्ता और क्रियापद के फॉर्म के हमें सेंटेंस बना है। तो ये देखिए यहाँ पे सो पचती हो गया, तो ये आहरंती जो है क्रियापद, तो यहाँ पे कर्ता क्या आएगा, ये ते आएगा। मतलब ते, वो लाते हैं, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा। ते आहरंती, ते आहरंती। यहाँ पे खादसी, यहाँ पे कर्ता क्या आएगा, त्वंग आएगा। ये प्रथम पुरुष की लाइन कंप्लीट हो गई। अभी ये मध्यम पुरुष, मतलब अभी हमारे सामने जो बैठा है उसके लिए, उसके बारे में हम बोलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे त्वंग करता आएगा। ये देखिए यहाँ पे त्वंग, त्वंग खादसी, मतलब आप खाते हो। मतलब आप मतलब तुम
खाते हो, ऐसा अगर कहा जाए तो वो भी ठीक है, तो तुम खाते हो। और यहाँ पे धावत, तो यहाँ पे कर्ता क्या आएगा, ये तुम में आएगा, तुम में धावत। तुम में धावत। और यहाँ पे कर्ता क्या आएगा, ये अभी मध्यम पुरुष का हो गया। त्वं खादसी मतलब तू खाता है। और तुम में धावत का मतलब क्या होता है, धावत का मतलब दौड़ना, मतलब तुम दौड़ते हो, मतलब ये प्लूरल में हो गया इसका मतलब। और यहाँ पे कर्ता जो है अहं, तो यहाँ पे मैंने अहं को यहाँ पे लिख दिया, अहं। तो सेंटेंस क्या हो गया, अहं सयामी, मतलब सय मतलब सोना, मतलब मैं सोता हूं। इसका मतलब क्या होगा, अहं सयामी, मतलब मैं सोता हूं। और यहाँ पे अगर मैंने कर्ता मयंक ले लिया, मयंक, तो सेंटेंस क्या बन गया, वाक्य क्या बन गया, मयंक पहराम, मतलब हम मारते हैं। ये प्लूरल में है ना, ये जो है ये प्लूरल में है, और ये जो है सिंगुलर में, मतलब एक वचन और बहुवचन, ये दोनों ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ती जो है ये वर्तमान काल का प्रत्यय है, यहाँ पे अंति वर्तमान काल का प्रत्यय है, यहाँ पे सी जो है ये वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का प्रत्यय है, एक वचन का। ये थ जो है मध्यम पुरुष अनेक वचन का प्रत्यय है। ये यहाँ पे मी जो है ये एक वचन का उत्तम पुरुष का प्रत्यय है। और यहाँ पे म जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन में प्रत्यय है। मतलब देखिए, ती अंति, सी थ और मी म, यहाँ पे मैंने किसको लगाया, ये धातु को लगाया। यहाँ पे कौन सा धातु है, पच, मूल शब्द पच, इसको हमने ती लगाया तो ये वर्तमान काल का क्रियापद हो गया। और ये ती जो है ये एक वचन में है, तो इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस एक वचन में है। सो पचती मतलब वो पकाता है। अभी यह आहरंती में मूल शब्द कौन सा है, धातु कौन सा है, आहर है, तो इसको हमने अंति लगा दिया। तो ते आहरंती मतलब वो लाते हैं, मतलब एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग लाते हैं, ऐसा इसका मतलब हो गया। त्वं खादसी मतलब अभी मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, मेरे सामने जो बैठा है वो। तो तू खाता है, इसका मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी प्रत्यय लग गया मध्यम पुरुष का, यहाँ पे देखिए। और त्वं का मतलब होता है तू खाता है। और मूल शब्द कहाँ पे कौन सा है, धातु यहाँ पे क्रियापद का खाद है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो ये खाद तू खाता है, अगर बहुवचन में हम कहेंगे तो ये धावत जो क्रियापद है उसमें मूल शब्द जो है धाव, तो ये क्या है, ये दौड़ना इसका मतलब होता है धाव, उसको थ लग गया बहुवचन का प्रत्यय। तो और उसे के साथ कर्ता भी बहुवचन में आना चाहिए, तो फिर तुम में धावत मतलब आप दौड़ते हो, मतलब एक से ज्यादा जो आपके सामने जो बैठे हैं उनसे आप कह रहे हैं कि आप
दौड़ते हो। ओके, ये थर्ड जो है अहं सयामी, सयामी में ये जो है मूल शब्द है सय है, तो उसको ये मी लग गया, तो सय मतलब सोना होता है, तो मी लग गया, तो प्रेजेंट टेंस में उसका क्या मतलब हो गया, सोता हूं, सोता हूं। और ये बहुवचन में क्या होगा, मयंग मतलब हम, पहराम, पहर का मतलब होता है मारना, तो हम मारते हैं, बहुवचन में इसका मतलब हो गया मारते हैं। लेकिन ये मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ, ये सभी नोट कर ले, लिख ले, अपनी नोटबुक में लिख ले, जब भी क्रियापद एक वचन में होता है तो कर्ता भी एक वचन में ही आना चाहिए। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि इसके आधार पर ही हम आगे जो सेंटेंस जो है वो बनाएंगे, और इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, अगर क्रियापद एक वचन में होता है तो कर्ता भी एक वचन में होना चाहिए, और अगर क्रियापद बहुवचन में होता है तो कर्ता भी बहुवचन में ही होना चाहिए। ये जो नियम है आज के दिन, तो अगले क्लास तक आप अच्छी तरीके से उसको याद करते रहो, क्योंकि ये नियम आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये ती जो है ये एक वचन में है, तो यहाँ पे सो कर्ता जो है वो भी एक वचन में लग गया। ते, ये अंति बहुवचन में है तो कर्ता भी ते जो है अनेक बहुवचन में लग गया। ये सी जो है एक वचन में है तो कर्ता भी मध्यम पुरुष का एक वचन में लग गया। ये थ जो है ये भी बहुवचन में है तो कर्ता भी तुम में जो है ये बहुवचन में लग गया। तो ये मी भी वैसे ही है, अहंग, ये मी एक वचन में है तो अहंग ये भी एक वचन में है, तो वो भी यहाँ पे अहंग सयामी लग गया। तो मयंग पहराम मतलब ये क्रियापद बहुवचन में है म लगने से, तो यहाँ पे कर्ता भी मयंग बहुवचन में हो गया। तो ये जो जोड़ी है तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक कर्ता एक वचन में हो गया और क्रियापद बहुवचन में हो गया तो ये व्याकरण में गलत हो गया। हम मराठी में भी वैसे नहीं बोल सकते हैं, तो धावतात ऐसे हम नहीं, तो धावतो असे असंच म्हणतो ना आपण, ऐसे ही हम कहते हैं। या वो दौड़ता है, वो दौड़े दौड़ेंगे, या सॉरी वर्तमान काल में वो दौड़ता है, वो दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। तो कर्ता जो है वो एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में रहेगा, और बहुवचन में अगर क्रियापद है तो कर्ता भी बहुवचन में रहेगा। और ये जो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कर्ता के तौर पे मैंने सो ते, त्वंग तुम में, और अहंग मयंग, ये चार आपको याद करना है। पहला कर्ता सो ते त्वंग तुम में अहंग मयंग, कर्ता के तौर पर। और ये जो है ती अंति सी थ मीम, ये पचुपन्न काल के जो प्रत्यय है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई भी धातु अगर दे दिया जाए तो ये कर्ता जो है सोते त्वंग तुम्हें अहंग मयंग, इसका उपयोग करके और वर्तमान काल के जो प्रत्यय है ती अंति सी त मीम, इसका इस्तेमाल करके हम उसको जोड़ के एक कर्ता और क्रियापद का हम सेंटेंस बना सकते हैं। इतना आज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर एक मैंने और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपको वो करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं धातु देता हूं, पस्स धातु देता हूं, पस्स मतलब, पस्स का मतलब होता है देखना,
देखना। ये क्या हो गया, धातु हो गया। तो अभी आपको सेंटेंस बनाना है। कौन सा सेंटेंस बनाना है, कर्ता और क्रियापद का। तो यहां से जो भी आप कर्ता लेंगे, सो, ते, त्वं, तुम्हे, अहं, मयंक, जो भी कर्ता, तो उसी के हिसाब से आपको ये वर्तमान काल के जो ती, अंति, सी, प, मी, म, ये प्रत्यय, ये पश्च को लगाना है और सेंटेंस बनाना है। तो वो ये कौन कर सकता है, संदेश जी? अभी हैंड रेज कीजिए किसी को अगर ये हाँ, कौन कर सकता है? हाँ, फर्स्ट वैशाली। हाँ, बताइए आप कौन से तरीके से ये पश्च जो धातु है, ये धातु से आप कैसे सेंटेंस बना सकेंगे? वैशाली। हाँ हाँ हाँ, तुमचा आवाज येत नाही व्यवस्थित, आवाज येत नाही। दुसरं कोण आहे ज्यांचा आवाज चांगला आहे ते कोण सांगणार? राहुल कापसे। हाँ, तो पश्चती। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। मतलब क्या होता है, वो देखता है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट। मतलब तो पाहतो, मराठी में हम क्या कहेंगे, तो पाहतो, और हिंदी में क्या कहेंगे, वो देखता है। अगला अगला कौन, दूसरा सेंटेंस कौन बनाएंगे? जेठे, भगवान जेठे। सर, त्वं पश्यामि, तू बघतो, त्वं पश्यसि। हाँ आप तू थोड़ा स्लिप बघतो, ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, आणि त्वं अनेक पश्य- वचन राहील तर, हा, अनेक वचन राहील, हाँ, तुम्ही पश्यथ, तुम्ही बघता। वेरी गुड, राइट, गुड। एक बार तालियां हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने। मतलब थैंक यू ये सर। मैं आपसे जान रहा हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया सिखाया ये समझ में आया या नहीं आया, इतना आ ही रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है ना? थर्ड ओके, पण अहम पश्यामि। बस बस एक ही ओके एक ही बात, दूसरों को चांस देंगे आप। ओके सर, थैंक यू। द नेक्स्ट हु इज देयर? यथार्थ सूर्य को। हॅलो सर, जय भीम. हाँ, मी दिशा गायकवाड बोलत आहे. ऍक्च्युली माझ्या मुलाचं नाव आहे तिथे. सर, ओके ओके, पश्चती सेंटेन्स बनवलाय मी. कौन सा? हाँ, त्वं पश्यति, त्वं तो पश्यति, सती, त्वं पश्यति। पश्यसि, हाँ, त्वं पश्यसि, ओके, इट इज नाउ करेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो बघतो. ओके ओके, बरोबर, करेक्ट, ओके, बरोबर। हाँ, नेक्स्ट कोण सांगते परत दुसरा वाक्य? आशा वैद्य, नहीं तो प्रभाकर कांबळे। सर, तुम्ही अहम पश्यत, अहम पश्यमि, मयम पश्यामः। हाँ, तो मी यहाँ पाहतो, पे, मी पाहतो, तुम्ही पाहता। तो यहाँ पे अहम पश्यामि, मयम पश्यामः। पश्चामी ऐसा करना है यहाँ पे। तो ये जो अहम उत्तम पश्यामि। पुरुष, हाँ, ये जो उत्तम पुरुष होता है ना, तो इसमें हमें ये मी और म के आगे अ को लगाना है। मतलब वो अ के बजाय आ का उच्चार करना है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे संयमी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? संयामी। यहाँ पे पहराम ऐसा नहीं लिखा है, तो पहराम। तो यहाँ पे अ को लगाना है। वो जो नियम है मैं बाद में आपको बताऊंगा वो कैसा आया है करके। लेकिन उत्तम पुरुष के जो सेंटेंस जो है, तो वो क्या करना है आपको? अ लगा के अहम उसका, पश्यामि, हाँ हाँ हाँ, तो वो करना है। ओके ओके, मयम हाँ पश्यामः। हाँ, मी पश्चाम। मी मी बघतो, हाँ, आम्ही बघणार, आम्ही तुम्ही बघणार नाही, बघणार,
अरे नहीं, बगनार नहीं, बगनार ये फ्यूचर में चला जाता है ना, भविष्य में चला जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस। ये जो ती अंति सीथ मीम जो प्रत्यय है, ये क्या है, ये कौन से काल के प्रत्यय है, प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय है। ऐसा ट्रांसलेशन गलत मत कीजिए, नहीं तो ये सिखाने का कोई मतलब नाही. देखणार बघणार काय वगैरे असं नाही, प्रॉपर त्याचं ट्रान्सलेशन झालं पाहिजे. हा, नेक्स्ट एक घेऊया आपण लास्ट. प्रभाकर कांबळे झालं का? वैशालीजी. हा, कोण आहे? हा, बोला. वैशाली झालं वाटतं. तुम्ही पस्सामी, हा, तुम्ही पस्सासी, तुम्ही पस्सथ, हा, तुम्ही आधी काय रॉंग सांगितलं मग? हा? ते मला कन्फ्युजन झालं थोडं. नाही, आता किती वेळा इथे मी तुमच्या समोर सगळं ठेवलेलं आहे, तुम्हाला फक्त काय करायचं ते बघून तुम्हाला लिहायचं आहे, बोलायचं आहे. तर मिस्टेक नका करू. ओके, त्याचा अर्थ काय झाला? तुम्ही पश्चातचा अर्थ काय झाला? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ तुम्ही पश्चात? तुम लोग देखते हो. करेक्ट. हा, तुम्ही पाहतात किंवा तुम देखते हो. हा, ओके, करेक्ट करेक्ट. अगेन, हु वांट्स टू से समथिंग, अनदर सेंटेन्स? अनम्यूट करा. संदेशजी, कोणाला हा. काय ज्यांचे नंबर आले असतील त्यांचा 1-2 करूया आपण. मला असं वाटतं की सबको समझ में आया है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, कहिए तो डोले अगला. सुनीता डोले अनम्यूट कीजिए. अलका जी अनम्यूट कीजिए. अहम मीन तुम्हें कसत, तुम्ही कसता. अहम कसती, कससी, मी कसते. मयम कसच आहे ना. कसत, कसत, तुम्ही कसत, तो कससी, तुम्ही कसत. म्हणजे तुम्ही कसता, तो म्हणजे तू हे करतो. कसती म्हणजे कसणे ना सर, शेतीचं काम करणे. हो, बरोबर बरोबर. आणि तुम्ही कसत म्हणजे तुम्ही शेती करता. हा हा, शेती करतात असं नाही, कसतात आपण डायरेक्ट. हा, आणि पहरामचं मिनिंग काय सर? पहर मतलब मारना, मारणे. मारणे. अच्छा. मयम पहराम. मयंग पहरम. पस्स म्हणजे पाहणे, सय म्हणजे आराम करणे, झोपणे ना. हा, ओके, थँक्यू. बरोबर आहे सर. ओके ओके. नेक्स्ट कोण आहे? राहुल कापसे. सर मी वेगळं घेऊ का? निशिदत्ती घेऊ, चालेल? हा, घ्या ना. हा, चालेल चालेल. हा, तर निशिदत्ती मीन्स sit down, sit. So nisidati, te nisidanti. He sleeps, they sleep. And twang nisidasi, tumhe nisidatha. Twang is you sleep and then you all sleep. Tumhe
निसीदथ, and then aham nisisayami, and I sleep, and mayang nisisama. वेरी गुड. We निशिता sleep. निशिति साम निशिदाम. ये निशिदाम. हाँ, द को दा करना है और म लगाना है, क्योंकि म ही ये है ना. प्रत्यय जो है म ही है, दूसरा कोई कुछ नहीं है. Okay, thank you very much. ओके. मैं यहाँ पे आपको कुछ धातु दे रहा हूँ. तो आपको ये क्या करना है, इसके सेंटेंस बनाने हैं घर पे. ओके. ये देखिए, अभी मैंने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक कंप्लीट करना, मतलब 10 हो जाएंगे पूरे. तो ये रखा, तो इसका मतलब होता है, पस का मतलब होता है, क्या होता है, देखना. कस का मतलब होता है कसना, मतलब खेत कसते हैं ना वो. नहीं दिख रहा है सर. क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. हाँ, पस अभी तक कस का मतलब है कसना, सय का मतलब है सोना, निषिद्ध का मतलब है बैठना म्हणजे बसणे, भास का मतलब है कहना या बोलना, याच का मतलब है विनती करना, मतलब याचना करना, रिक्वेस्ट करने. विहर का मतलब है घूमना या रहना. खण का मतलब है खोदना, मतलब अपन खोदतो ना, मराठी में हम खोदना कहते हैं, खोदने म्हणते हैं. हर का मतलब है ले जाना, ले जाना, मतलब मराठी में घेऊन जाने. रुक्ख का मतलब रख हो गया, ये यहाँ पे रुक्ख चाहिए. रुक्ख म्हणजे वृक्ष ना. नहीं, सॉरी, रख भी लिया तो भी चलेगा. रख, हाँ, रख का मतलब होता है रक्षण करना. ओके, रक्षण करना. तो आपको हर एक धातु को लेकर ये तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपको ये सेंटेंस बनाने हैं. ओके, ये आपको सेंटेंस बनाने हैं. तो ये रहा आपके लिए होमवर्क. तो ये एक लिया तो कितना सेंटेंस बनते हैं? 6 सेंटेंस बनते हैं एक धातु लिया तो ये 10 है. तो ये 10 धातु के कितने सेंटेंस बनेंगे? 60 सेंटेंस बनेंगे. तो ये 60 सेंटेंस आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है. ओके, लिख सकते हो? हेलो, ओके. अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और अगले थर्सडे को, मतलब गुरुवार को मिलेंगे, और इसके आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कर्ता, कर्मा और क्रियापद कैसे बनते हैं, इस जैसा सेंटेंस कैसे बनता है वो हम देखेंगे. ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. किसी को अगर लेना है तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. ये शेयरिंग स्टॉप कर दूं? जी चलेगा. हाँ, ओके. अगर किसी को प्रश्न है तो ये 2-4 प्रश्न हम पूछ सकते, आप पूछ सकते हो. 5 मिनट में हम इसको बंद कर देंगे मीटिंग. ओके.
किसको पूछना है कुछ? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कौन कह रहा है? कौन? बनते श्री शिवली आभार सर। हाँ, बनते श्री शिवली आभार सर। ओहो, वंदामी बनते जी. मंगल मंगल हाँ हाँ, बोलिए बनते जी. सर, मला ते विचारायचं होतं, ते आपल्याकडे हे 8वी 9वी कक्षाची पुस्तक PDF आहे का सर? आहे आहे. तर मला पाठवू शकता का आपण? हो, मी पाठवेल तुम्हाला, पाठवेल. हो. हा. थँक्यू हे सेंटेन्स तुम्ही तयार करायला शिकलात की मग त्या पाठ्यपुस्तकामधले सेंटेन्स पण तुम्हाला वाचायला मिळतील आणि समजेल पण, आणि ट्रान्सलेशन पण यू कॅन डू ट्रान्सलेशन. नाही, आजची क्लास खूप छान, म्हणजे सरळ झाली, म्हणजे खूप छान वाटलं आजचा क्लास. मागे हाँ. पिछले 2 क्लास की मला आज थोड़ा आसान लगा थोड़ा सा आज. मैंने जानबूझकर आज आसान लिया, नहीं तो मैं अभी भी अगर रूल्स और लेता आज, तो ये सब जो स्टूडेंट है ना, वो कहते हैं कि अरे पाली भाषा बहुत कठिन है, तो अगले वो मीटिंग में वो कम लोग आते हैं. लेकिन पाली भाषा कुछ कठिन नहीं है. थोड़ा जो आपको समझ में नहीं आए तो आज नहीं तो वो कल आएगा, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो जरूर आएगा. तो ऐसा गलत फहमी मत कीजिए कि पाली भाषा हमको आई नहीं आएगी. तो ये तो आपको निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में नहीं आएगा. और जो मैंने अभी रूल्स बताए और वो जो वर्ण माला दी, तो ये बाद में आप स्टडी करते करते समझ सकते हो. ओके सर. सर, वो विमल कीर्ति जी की वो किताब है क्या सर, क्रियापद की डिक्शनरी जो है, उसका PDF है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं. ओके. इसका PDF भेजिएगा सर प्लीज, इन दोनों का 8वीं और 9वीं कक्षा का. यस यस यस. ओके. थैंक यू. ओके. अहं बुद्धं नमामि, ऐसा हम कहते हैं ना, तो अहं नमामि, तो मैं नमन करता हूँ, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस में मैं नमन करता हूँ. अभी ये छोटे छोटे सेंटेंस आप भी घर में अगर आप खाते हो, बैठते हो, सोते हो, देखते हो, तो आप अहं ये कर्ता लगा के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो. अगर आपके सामने कोई बैठा है तो उसको उसे आप कह सकते हो कि आप बैठे हो, आप बैठते हो, आप जाते हो, आप उठते हो, आप देखते हो, ऐसा कह सकते हैं. ये तो चलते फिरते आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी पाली आएगी. ओके. हाँ, किसको क्या करना है अभी? एक लास्ट क्वेश्चन. क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हॅलो. हाँ बोलिए. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार. सर, मला ते शेवटचे 3 शब्दांचा अर्थ पाहिजे होता. हर म्हणजे काय? घेऊन जाणे. घेऊन जाणे. आणि घेऊन विहार. जाणे. विहार म्हणजे विहार विहार करणे. विहार करणे. विहार म्हणजे फिरणे. नहीं, स्टे. विहार करणे. अच्छा, थांबणे म्हणू शकू का आपण? राहणे. ऍक्च्युली विहरती हा शब्दाचा अर्थच वेगळा आहे, तो शब्दच काढून टाका. त्याचं मी तुम्हाला मिनिंग खूप चांगल्या पद्धतीने नंतर समजून सांगेल. तो विहार करणे हा शब्द त्याला खूप मिनिंग आहे, वेगळा मिनिंग आहे. तो विहार का शब्द आप कैंसिल कर दो, निकाल दो. ओके ओके. और लास्ट का जो है रख म्हणजे रक्षण करणे. रक्षण. ओके, थँक्यू ओके. सर. नेक्स्ट. केदारनाथ पाटील. जय भीम सर. हाँ, सर, मला निशितचा अर्थ सांगा ना प्लीज. खाली बसणे. निशीदती, खाली नीचे बैठता है, खाली बसतो. निशीद म्हणजे खाली बसणे. हाँ, पुढे. यथार्थ. जय भीम सर. हाँ जय भीम. सर जय भीम. हाँ जय भीम. ते सर सयाबीचं जे तुम्ही सांगितलं प्रत्यय,
हा संयमी तो प्रत्यय तर ते हा, हा. आम्ही लावायला पाहिजे ना सर. सयामी आम्ही सया नाही नाही नाही, आम्ही नाही लावायचा. आम्ही आम्ही नाही, नाही. हे काना लागला ना त्याला हो काना ना लागला मग. ना. हो हा हो म्हणजे स- काना ना. सय स- आणि त्याला सय एक काना लावायचा, मात्रा लावायची त्याला. मात्रा का काना? म्हणजे अशी काना उभी लाईन. काना काना का? बरोबर. हा. काना सय त्याला अधिक लावायचं. आम्ही, सय अधिक आम्ही, सयामी. अहो तसं तसं नाहीये ते. तुम्हाला कोणी अच्छा. आम्ही सांगितलं? मी सांगतो ते ऐकून घ्या आधी. हो इथे ओके ओके. हा मूळ धातू जो आहे तो सय आहे. हो. ओके. हा तर उत्तम पुरुष मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही क्रियापद तयार करता तर त्यावेळेस धातूच्या पुढे अ लावायचा असतो. म्हणजे सय अधिक अ झालं. हं, ओके. हं. त्यानंतर मग काळाचे प्रत्यय लावायचे असतात. मग आता वर्तमान हो. काळाचा प्रत्यय इथे काय टी आहे. ठीक ओके. आहे. हा हं. तर मग आता काय झालं आपलं पूर्ण सय अधिक अ अधिक टी. सयती सयती. हा ऐका तुम्ही, मध्ये बोलू नका. ओके. सय अधिक अ अधिक ती. ओके. तर या ठिकाणी सय मधला य जो आहे त्याच्या शेवटी सुद्धा अ चा उच्चार होतो. मग तो अ आणि हा जोडलेला अ हे दोन स्वर अ अधिक आ होतो. आणि हा आ कोणाला जोडायचा आहे? य ला जोडायचा आहे. तर तो काय होणार? या होणार. स या. आणि उरलेला जो प्रत्यय जो आहे तो त्याला जोडायचा. म्हणजे पूर्ण क्रियापद काय तयार होईल? सयामी. तर तुमच्या मनामध्ये जो आम्ही जो लावतो तसा त्या पद्धतीने विचार करायचा नाही. तो कसा एक थम्सअप रूल झाला तो. म्हणजे आपलं काय म्हणतात त्याला गावठी रूल झाला असं म्हणावं लागेल. पण व्याकरण मी ज्या पद्धतीने सांगितलं ना त्या पद्धतीचं त्याचं व्याकरण आहे. आणि ही फक्त गोष्ट आपल्याला उत्तम पुरुषाच्या बाबतीतच करायची असते. प्रथम पुरुष आणि मध्यम पुरुष यामध्ये अ लावायचा नाही. नाही. हा अशा हे करा. अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. सयामी, सयाम, पस्सामी, वंदामी, वंदाम. तो वंदम असं नाही म्हणत आपण, वंदाम. कारण त्याला अ जोडलेला असतो आणि तो यांनी जोडलेला असतो. म्हणजे त्याची संधी होते. वंदच्या शेवटचा अ चा स्वर आणि हा आपण लावलेला अ स्वर. अ अधिक आ होतो आणि त्या आ नंतर आपण याला वंदला जोडतो. म्हणजे वंदा होतो आणि नंतर मी किंवा म जे काही असेल.